गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो? वेलकम इन मदर इंडिया पब्लिक स्कूल ऑफ क्लास 5th। सब्जेक्ट मेरा है आज हिंदी वाणी, जिसमें हम ग्रामर पढ़ाएंगे। ग्रामर का हम दूसरा चैप्टर लेके आपके बीच आए हुए हैं। वर्ण विचार हमारा टॉपिक है आज, वर्ण विचार। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी आज पढ़ेंगे किसके बारे में? वर्ण विचार के बारे में, ऑर्थोग्राफी के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ण होते हैं, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। इन अक्षर को हम बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। ध्वनि, वर्ण से पहले ध्वनि की भी बात हम कर लें। जो आवाज़ मुख से निकलती है ध्वनि कहलाती है। ध्वनि भाषा की मूल इकाई होती है, यानी हम कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ या मेन यूनिट ऑफ या रूट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। वर्ण क्या है? वर्ण या अक्षर ध्वनि के वे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। वर्ण या अक्षर ध्वनि के वे छोटे ध्वनि के छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे क, अध क, अध ख, अध ग, अध च, प, अ, बड़ा। आप देख रहे हैं इन अक्षरों के नीचे हलंत लगा हुआ है। अगर हम किसी अक्षर के नीचे, जैसे यहाँ का लिखा है, का अक्षर के नीचे अगर हलंत पाएँ या किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लगा पाएँ, तो यहाँ हम समझेंगे कि हमारा ये अक्षर पूरा ना हो करके आधा होता है। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद को हम समझें। जो वर्ण होता है, लेटर होता है, वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वॉवेल अर्थात स्वर, और दूसरा है व्यंजन या कॉन्सोनेंट, जिसको कहते हैं इंग्लिश में। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। फिर से सुनेंगे आप। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होता है, 11 होता है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी हैं। अब बात करते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि स्वर, तो स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता ना ली जाए, सिर्फ उसी को बोल दी जाए, तो उसे हम स्वर कहते हैं। ये आपको जानना होगा कि वो 11 स्वर कौन है। तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये इतने अक्षर 11 अक्षर हैं जो वर्णमाला के पहले यानी वावेल कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। बिना इनके किसी भी व्यंजन का प्रयोग किए हुए वह कोई भी शब्द नहीं बन सकता। तो वर्ण के लिए स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर शब्द बनाना हो तो शब्द के लिए स्वर का होना बहुत ही आवश्यक है। बात करते हैं स्वर के अंग या भेद या डिवाइड या प्रकार, जो भी आप कह लीजिए। तो स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, जिसको हम शॉर्ट वॉवेल के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट वॉवेल। दूसरा ऐसा स्वर जो दीर्घ हो, अर्थात जिसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, लॉन्ग वॉवेल। और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब
ये लौंग नहीं बल्कि लौंग से भी ज़्यादा। बात करें हर्ष स्वर की, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है। हर्ष स्वर का मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम, छोटा यानी कम समय लगना। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये 4 ऐसे अक्षर हैं जो हर्ष स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ, औ, ये सभी। बात करते हैं प्लुत स्वर की, जिन स्वरों का उच्चारण करने में हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता हो, हर्ष स्वर का 3 गुना समय लगता हो या उससे भी ज्यादा समय लगे तो वो हमारा कहलाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, अगर आप ओम बोले ना तो ओम में आपकी आवाज ज्यादा निकलती है और देर तक निकलती है ना। इसको पुकारना भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं, हम लोग बोलते ओम, तो ओम में देखिए ओम के उच्चारण में टाइम ज्यादा लगता है, दीर्घ स्वर में कम लगता है उसकी अपेक्षा। परंतु प्लुत स्वर एक ऐसा है, प्लुत स्वर ओम है या और भी कुछ कोई ले लीजिए तो उसे हम उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे भी ग्रामर में 3 प्रकार के स्वर दिए गए हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हाँ, हमने अभी आपको बताया स्वर के बारे में। अब बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, जैसे क, ख, ग आदि। जब स्वरों के बिना व्यंजन को बोला या लिखा जाता है तो उन्हें नीचे हलंत चिन्ह लगाकर लिखा दिया जाता है। जैसे का लिखा गया तो का के नीचे हलंत लगाइए, चा लिखते हैं तो चा के नीचे हलंत लगाइए, है ना। और पा लिखते हैं तो पा के नीचे हलंत लगाइए। ऐसे जितने भी अक्षर लिखते हैं आप, मतलब आप व्यंजन लिखते हैं तो ये सभी के नीचे हलंत लग जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दिया गया है, हमने आपको बताया भी है। तो आप सभी बच्चे लोग समझ गए होंगे कि हाँ कैसे होता है ना। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें व्यंजन के भेद। अब बात करें व्यंजन, जो आपने भी सीखा समझा है कि व्यंजन आपने पढ़ा, तो व्यंजन के प्रकार कितने हैं। तो व्यंजन को 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। जैसा इसका नाम है स्पर्श, स्पर्श का मतलब छूना या टच करना। अगर आपके मुख में जीवा है तो जीवा अगर आपके मुख में किसी भी भाग को छूती है तो वो स्पर्श करती है। तो स्पर्श करने में जीवा कुल मिलाकर के 25 अक्षर का उच्चारण कर पाती है। यानी इन 25 अक्षर को क्या करते हैं, 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। कितने वर्गों में विभाजित करते हैं, 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से वर्ग में विभाजित करते हैं तो ये भी जानने की जरूरत है। तो ये आपका आता है का वर्ग,
का वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग त थ द ध ड़, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, और प फ ब भ म। कुल मिलाकर के 5 हुए, और 5 में 5 गुणे 5 कर लो, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो कुल मिलाकर के 25 अक्षर यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये अस्पर्श व्यंजन एक ऐसा व्यंजन है जिसमें सबसे ज्यादा अक्षरों की संख्या होती है। इसमें 25 अक्षर होते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ अक्षर की, अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन को हम सेमी वावेल कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को सेमी वावेल कहते हैं। जैसे इसमें 4 अक्षर आते हैं, या, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन की अगर बात करते हैं तो ऊष्म का मतलब होता है गर्म, अर्थात जब हम किसी भी अक्षर को अपने मुख के द्वारा बोलते हैं और उसमें से एक गर्म हवा निकलती है, तो वह कैसी व्यंजन है? वह ऊष्म व्यंजन है। ठीक है ना? हम लोग बात करेंगे, समझेंगे अभी। फिर संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं कि संयुक्त व्यंजन अकेले नहीं होता है। छ, त्र, ज्ञ ये जैसे हैं, ये सब संयुक्त व्यंजन है। ये एक दूसरे से, यानी कि इसमें 2 अक्षर को मिला करके बनाया जाता है, संयुक्त होके बनाया जाता है, मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए उसे हम संयुक्त अक्षर बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं। व्यंजन मूल रूप से 33 होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजनों के मिलने से इनकी संख्या 37 हो जाती है। संयुक्त व्यंजन को अगर मिला लिया जाए तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 37 हो जाएगी। स्पर्श व्यंजन की अगर बात करते हैं तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्पर्श करे, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी? 25। मैंने आपकी इससे पहले मैं बता चुका हूं। स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में जीभ कंठ तालु मूर्धा आदि को स्पर्श करती है। किसको? जीभ कंठ तालु मूर्धा को आदि को स्पर्श करती है। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में स्थित होना, अर्थात मध्य की बात करें। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का पूरी तरह से मुख के किसी भाग से स्पर्श नहीं होता, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श ना हो, अगर मतलब आपका जीभ है, अगर ऐसे अक्षर को बोलता है, उच्चारण करता है, और वो जीभ जाकर के किसी भाग को टच ना करे पूरी तरीके से, तो वह हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन? य, र, ल, व। य, र, ल, व। ये 4 ऐसे अक्षर हैं जिनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन में समझे आप, इनका उच्चारण एक प्रकार के घर्षण या रगड़ के उत्पन्न, है ना, ऊष्म वायु से होता है। मैंने आपको भी बताया है कि जब हम उस अक्षर का उच्चारण मुख के द्वारा करते हैं तो उसके उच्चारण से हमारे जीभ में घर्षण होता है, वायु में घर्षण होता है, तो घर्षण से अंदर की हवा गर्म निकलती है उच्चारण में, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन? जैसे अपने मुख से बोलिए, बड़ा शाह बोलते हैं, सा बोलते हैं, शा बोलते हैं, हा बोलते हैं। तो चारों अक्षर को बोलने में कहीं ना कहीं हमारे मुख से क्या निकलता है? वायु, गर्म वायु निकलता है। इसलिए ऐसे व्यंजन को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन है जो उसको बनने में 2 अक्षर का प्रयोग होता है। जैसे क और श मिल करके क्षत्रिय छा बनता है। त और र मिलकर के संयुक्त होकर के त्रा बनता है। त्रा मीन्स त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल। ज्ञा से ज्ञानी, तो ज्ञा किससे बना? ज्या, अध ज और इया से बनता है। श्रा, बड़ा शाह, आधा बड़ा शाह, और र मिल करके क्या बनता है? श्री वाला शाह बनता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ये सीखा कि व्यंजन के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब बात करते हैं अयोग वाह की, जिसे हम इम्प्रॉपर वर्ड्स भी कहते हैं। अयोग वाह वर्ण 3 प्रकार के होते। अयोग वाह को भी हम समझे, उनको भी हम वर्णमाला में शामिल करते हैं, तो अयोग वाह को भी जानना जरूरी है। जैसे हमने कहा अंग से अंगूर, अब समझिएगा अंग, ये जो अंग है ना, अंग और अंग और आह जो है, ये क्या है? यह
आपका अयोग बा है, ठीक है ना। तो अनुस्वार, इसको हम अनुस्वार कहते हैं क्योंकि अंग देखिए आ के छोटा आ के ऊपर एक बिंदी लगी है ना, तो इस बिंदी को लगने, इस बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार, अनुस्वार एक बिंदु के रूप में किसी वर्ण के ऊपर लगते हैं। इनका उच्चारण नासिका के द्वारा, नासिका मीन्स नाक, नासिका मीन्स क्या, नाक के द्वारा होता है। जैसे हम लिखते हैं र अक्का और रा पर अंक की मात्रा लगा होता है, रंक, पंख, हंस, शंख, कंघा, पंजा, शंकर, पतंग, ये सभी क्या है, ये सभी अनुस्वार का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है ना, इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं हम, बात करते हैं चंद्रबिंदु की। तो चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु भी एक आपका आयोग वाह है। माफ करिएगा, तबीयत नहीं ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु वर्ण के ऊपर अर्धचंद्राकार रूप में लगाया जाता है। उसका उच्चारण नाक मुख की सहायता से किया जाता है, जैसे चांद, आंख, सांप, पांच, हंसना, फंसना, है ना, ये सभी चंद्र का प्रयोग करते हैं। चंद्रबिंदु आपको पता होगा कि हम ऐसे करके ऐसे लगा देते हैं। और विसर्ग क्या होता है, विसर्ग मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आप कोई शब्द लिखते हैं प्रातः, ऐसे प्रातः लिखा, आपने लिख दिया प्रातः, अब ऐसे प्रातः हो गया, अब इसे में ऐसे दो बिंदी लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रातः। यही है आपका विसर्ग चिन्ह, इसी को हम कहते हैं विसर्ग चिन्ह, ठीक है ना। तो विसर्ग चिन्ह का भी प्रयोग होता है, कहाँ होता है, किसी वर्ण के आगे लगी हुई दो बिंदी विसर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, विसर्ग कहलाती है। इसका उच्चारण आधे हा की तरह होता है। जैसे हम कहते हैं प्रात, प्रात बोलते हैं लेकिन बिंदी लगाते क्या बोलते हैं, प्रातः, हा लग जाता है ना, तो हा की उच्चारण हो जाती है। इनकी संख्या भाषा में बहुत कम है, जैसे स्वतः, प्रातः, अतः, छह आदि हम कह सकते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर संस्कृत के भाषा में होता है, जैसे अजह, है ना, तो आप कह सकते हैं शंकरः, पुत्रः, है ना, तो ऐसे बोलते हैं। तो संस्कृत में अधिक प्रयोग होता है विसर्ग चिन्ह का प्रयोग, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम द्वित्व चिन्ह, द्वित्व विसर्ग व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन भी दोस्तों होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। द्वित्व व्यंजन दो समान एक जैसे व्यंजन से बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कहते हैं हमको ये हमारे घर में एक बिल्ली आई, क्या बोलते हैं, बिल्ली। तो देखिए बिल्ली आप बोलते हैं ना, देखिए ऐसे, है ना, बा पर छोटी की मात्रा बी, हाँ, आधा ला, ला पर बड़ी मात्रा ली। तो देखिए एक ला दूसरा ला, तो कुल मिला के दो ला आए। तो जब दो ला की बात आएगी, द्वितीय माने दो, तो दो ऐसे अक्षर आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन, है ना। कौन सा व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन यही होते हैं, जैसे अधक्का धन पूरा का, तो क्या हो जाएगा को, ऐसे अधक्का, जैसे पक्का, अधक्का बड़ा का पराग में का, चक्का, है ना, सच्चा, बच्चा, लज्जा, छज्जा, बिल्ली, गिल्ली, है ना। तो इस प्रकार मिट्टी, पट्टी, कुत्ता, पत्ता, ये सभी बोलते हैं, अम्मा, चम्मच। तो जहाँ पर जब हम एक ही अक्षर को आधा और पूरा करके बनाते हैं तो वे हमारे व्यंजन कौन से व्यंजन हो जाते हैं, वे होते हैं द्वित्व व्यंजन। आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चे लोग, बताइएगा, आया ना जी। आगे पढ़ते हैं। तो यहां इसकी बात करते हैं, जैसे आप यहां पर पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगली बात आती है संयुक्त अक्षर की। मैंने अभी संयुक्त अक्षर की बात की है। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। क्या बोले मैंने, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे अदक्का, जैसे क्यारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, है ना, ऐसे। तो इस प्रकार से ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अगर जैसे लिखते हैं प्यास है, तो प्यास में क्या आधा पा भी आया है ना, या पराग में या और से आया है। तो ये सब ऐसे जो होंगे वो संयुक्त अक्षर के रूप में संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अब बात करते हैं आगे।
आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ देखिए आधा जहाँ भी प्रयोग किया गया, पहले आधा प्रयोग किया गया वो संयुक्त वाचक के अंतर में आएगा। रा के विभिन्न प्रयोग, आप देखिए आपको ये भी पता होगा रा, है ना, जब रा स्वर रहित होता है, जब रा स्वर रहित होता है तब रा आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर लगता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा सूर्य, तो रा बाद में आएगा, है ना। तो ऐसे, तो यहाँ बात आती है रा आने वाले व्यंजन के ऊपर के रूप में लगाया जाता है। तो यहाँ समझें आप, क्या बोला मैंने, जब रा स्वतः, जब रा स्वर रहित होता है तब रा आगे व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे का, धन, अधर्रा, धन, अधा, पूरा माँ, तो हो जाएगा, पहले उच्चारण किसका होगा, पहले का होगा, फिर रा का होगा, फिर माँ का होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्म नहीं कर्म। तो कर्म, पहले का आएगा, फिर रा आएगा, फिर माँ, कर्म हो जाएगा, है ना, ऐसे। लेकिन अगर यही चीज आपको कर दिया जाए कि जब रा स्वर बिना व्यंजन के बाद में हो, व्यंजन के बाद हो, तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के रा पदेन के रूप में प्रयोग होता है, तो उसका उच्चारण अलग हो जाता है, तो आता है क्रम, तो आधा का हो जाएगा और रा उच्चारण होगा, उसके माँ आएगा, तो हो जाएगा क्रम, है ना। तो इस प्रकार से, तो ये आपका जैसे लिखा था हमने, शर्म, कर्म, है ना, और वर्षा, वर्षा, धर्म, है ना। कुछ लोग धर्म को तोड़ के बोलते धर्म बोलते, धर्म, है ना, धर्म नहीं बल्कि सही बोलोगे तो धर्म बोलोगे। कर्म को, कर्म को कर्म बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से शर्म बोलते हैं, तो शर्म होता है। और क्रम की बात करें तो यहाँ पर आपने सीख ही लिया है कि जब रा स्वर बिना व्यंजन के बाद हो, बिना व्यंजन के बाद हो, तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ रा पदेन के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। बिना खड़ी पाई वाले, अभी भी नीचे बात करते हैं हम, बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित टा डा के साथ रा पदेन, जैसे ट्रैक्टर वाला ट्रा, ऐसे बोलते ट्रा ना, के रूप में लिखा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये तीसरा नंबर आता है। पहला तो आया कि रा स्वर रहित होता है, रा आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर लगता है, और दूसरा दिया गया रा स्वर बिना व्यंजन के बाद होता है ना। उसके बाद बात करते हैं बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों ट ड के रा पदेन के रूप में लिखा जाता है, तो इस तरीके से हम ये रा बोलते हैं। और एक रा और होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक है रा स्वर सहित, रा स्वर सहित रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे कहते हैं रस, ऐसे आप बोल दें रस, रस, तो ये पूरी तरीके से आप रा का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये स्वर सहित बोल रहे हैं, है ना, स्वर सहित, रा और स, रस हो जाएगा, रा बड़ा आ प्लस मा, तो क्या हो जाएगा राम, क्या हो जाएगा राम। तो ये पूरी तरीके से आप बोल पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा क्लास समझ में आ रहा होगा। बताएं, यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझे बताएंगे। बात करेंगे स्वर की मात्राएं, स्वर की मात्राएं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम ब्रेक करना चाहेंगे, क्योंकि अब हमारा सिलेबस और भी आगे बढ़ जाएगा विषय। तो हम मुझे ये आप कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आगे और भी आपके साथ में वीडियो प्रस्तुत करूंगा। और अगला इसी चैप्टर को, जो अभी आपका वर्ण रचना चल रहा है, ठीक है ना, इसको हम आगे सतत करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, ओके वेलकम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।